हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए इस बुक का टेस्ट सीरीज 2 लेकर आई हूँ। ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर टेस्ट सीरीज फर्स्ट इस बुक का अपलोडेड मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पर्सनली जाकर मेरे चैनल को विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, करेंट अफेयर, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो एक्सोबायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह, उपग्रह और चंद्रमा की साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो इट इज ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट टर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। यह वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को फूड में कन्वर्ट करते हैं सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कार्बनिक द्रव्य, जिसे इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ग्रीन प्लांट कार्बोहाइड्रेट को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। ऑप्शन ए लार ग्रंथि, जिसे सैलिवरी ग्लैंड भी कहते हैं। और लार ग्रंथि की अगर बात करें तो ये स्टार्च को पहले माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में तोड़ता है, और फिर जब ये सेकेंड प्रोसेस करता है, सेकेंड रिएक्शन करता है, तो फिर माल्टोज को डेस्ट्रोज में तोड़ता है। नेक्स्ट है कि लौह यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आयरन की कमी की बात करते हैं तो जनरली एनीमिया नामक डिजीज आयरन की कमी से मतलब कि लोग सफ़र करते हैं एनीमिया से। बट एग्जामिनर आपको इतना इजी ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, चुनकर ऑप्शन दिया गया, चूँकि ऑप्शन में आपको एनीमिया दिया ही हुआ ही नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ड्यू टू लैकनेस ऑफ आयरन पीपल सफरिंग फॉर एनीमिया डिजीज। बट यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ग्वाइटर। अब आप कहेंगे कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। जी हाँ, ग्वाइटर जो रोग होता है, घेंघा बीमारी, उसमें आयोडीन अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। बट आयरन की कमी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कह लीजिए तो थायराइड ग्रंथि की क्रिया इफेक्टेड होती है। शरीर में आयरन की कमी रक्त क्षीणता या अरक्तता के अतिरिक्त ग्वाइटर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते किस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर सेट किए गए हैं। डायरेक्ट आपका एनीमिया नहीं दिया हुआ है। ग्वाइटर अगर बीमारी की बात करें तो वो भी ड्यू टू लैकनेस ऑफ आयरन, वो भी ग्वाइटर भी सफ़र करते हैं पीपल ग्वाइटर नामक बीमारी से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय यानी कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वृक्क। ठीक है ना। अगर वृक्क के कार्य की बात करते हैं तो ये अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करता है। इसके अलावा अन्य कार्य भी हैं वृक्क के, जैसे समस्थानिकता, पीएच वैल्यू का नियम, एटसेट्रा। नेक्स्ट है कि ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है। ऑप्शन सी दांत के अध्ययन से। नेक्स्ट, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एस ए नोड को। अगर हार्ट की बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं, तो इसे 4 चैम्बर में बांटा जाता है, और वो 4 चैम्बर है आर ए, एल ए, आर वी और एल वी आई। ठीक है। बट पेस मेकर की अगर बात करें तो पेस मेकर एस ए नोड को कहते हैं, और एस ए नोड जो रहता है वो आर ए में प्रेजेंट रहता है। यहीं से हार्ट बीट यानी जो हृदय की धड़कन होती है, गति होती है, वह उत्पन्न होती है एस ए नोड से ही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोयला। अगर कोयला की बात करें तो यह जानवरों के मलबे व पेड़ पौधों को जमीन में दबने के कारण हजारों साल बाद बनता है। यह कोई रैपिड यानी क्विक रिएक्शन नहीं है। कोयला का निर्माण होना काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, हजार वर्ष लग जाते हैं।
नेक्स्ट है कि पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो पान की लता में जो जड़ें बनती है उस जड़ों को क्लाइंबिंग रूट्स यानी आरोही जड़ कहते हैं। अब जानेंगे कि व्हाट इज क्लाइंबिंग रूट्स यानी आरोही जड़ एक्चुअली में है क्या। तो ये इस प्रकार की जड़ें होती हैं जो पर्व संधियों से मिलकर किसी आधार यानी बेस से चिपक जाती है और प्लांट्स ग्रोथ में मदद करती है। जनरली आप देखेंगे कि पान जो होता है या फिर मनी प्लांट देख लीजिए, तो उसमें अगर आप उसे कोई बेस दे देते हैं, आधार दे देते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी ग्रोथ करने लगती है, तो उसी को ही आरोही जड़ कहते हैं। पान की अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो पान का साइंटिफिक नेम होता है पाइपर बीटील। आप नोट कर सकते हैं, पाइपर बीटील। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है। ऑप्शन ए, एक एल्गी तथा एक फंगस। और लाइकेन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के मेजरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा सूचक माना जाता है लाइकेन। नेक्स्ट है कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है। ऑप्शन डी, सेलुलोज के ऑक्सीडाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट, मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस जिसे कहते हैं, तो मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय हैं। ऑप्शन बी, सीसा तथा एंटीमनी के। अगर टाइप धातु की बात करें तो ये 3 प्रकार के एलॉय से मिलकर बना होता है, सीसा, एंटीमनी और उसके अलावा टीन भी हो जाएगा। जिसमें अगर सीसा की बात करते हैं तो 60 से 86% सीसा होता है, एंटीमनी 11 से 30% और टीन 3 से 20%। नेक्स्ट है कि विद्युत चालक करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और किसके विलयन होते हैं। तो जो विद्युत चालक होता है ना, वो उसका ज़्यादातर जो लिक्विड होती है वो अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और जनरली हम लोग अपने पर डे में जो सोडियम क्लोराइड नमक के तौर पर लेते हैं वो NaCl। नेक्स्ट है कि पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन जो पॉलीमर, और अगर पॉलीमर की बात करें तो पॉलीथीन एथिलीन से बनता है जिसका मोनोमर इथिलीन है। ठीक है ना, पॉलीथीन की अगर बात करते हैं तो इसका मोनोमर क्या है, इथिलीन है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर त्रिज्या यानी न्यूक्लियर रेडियस को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है। ऑप्शन ए, फर्मी। और वहीं एटॉमिक रेडियस की अगर बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट है उसे एंगस्ट्रॉम कहा जाता है, एंगस्ट्रॉम, जिसे ए डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी, आर्द्रता मापी। नेक्स्ट, परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के जस्ट इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू परावर्तन का नियम। नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, उसे रिएक्टर स्केल कहते हैं जिसका पूरा नाम होता है रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल। नेक्स्ट, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात यानी रेशियो रखता है। ऑप्शन बी, 1 से कम, चूँकि इंजनों को 500 चक्र घूमना चाहिए। ठीक है, अतः संचरण पित्ताशय के प्रति मिनट चक्र इससे अधिक रखकर वाहन को चढ़ाई की अवस्था में गति दी जाती है यानी स्पीड दी जाती है, और यह गियर अनुपात 1 से कम रखने पर ही पॉसिबल हो पाता है। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, यानी चांदी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। सिल्वर के बाद कॉपर का पोजीशन आता है, बट जनरली हम लोग हाउस होल्ड में कॉपर वायर का यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। ऑप्शन ए, धर्म तथा भाषा के आधार पर। नेक्स्ट है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। ऑप्शन सी, लोकसभा का विश्वास। अब देखिए, भारत का पीएम की अगर बात करते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका वर्णन आर्टिकल 75 में वर्णित है।
अगर किसी मंत्री के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पीएम सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो उस अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा के विश्वास बना रहने तक। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को ही कहते हैं। भारत का नागरिक तथा भारत का संवैधानिक प्रधान, ये तीनों राष्ट्रपति महोदय ही होते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो देखिए, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, तब उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन अटल जी की सरकार ने शिक्षा के अधिकार यानी राइट्स ऑफ एजुकेशन को ऐड करके प्रेजेंट टाइम में कुल 11वां मौलिक अधिकार बना दिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नागरिकों में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित होती है नगर पालिका में? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/3 सीटें को यहाँ पर रिजर्व किया गया है फीमेल कैटेगरी के लिए। और अगर संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 9 के का में नगर पालिका का वर्णन है। 9 के का या 9 का ए, आप जो कह लीजिए, उसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के पार्लियामेंट द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी चीज लिए गए हैं वो ज़्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी सदन में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी केवल 3rd। भारत के राष्ट्रपति की अगर बात कर लें तो वो पार्लियामेंट के उच्च सदन या निम्न सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के किसी भी सदन के सदस्य होना उनके लिए जरूरी नहीं होती है। वहीं आर्टिकल 53 में वर्णित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसका संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर का संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट, भारत में संवैधानिक उपचारों के अधिकार संविधान के किस आर्टिकल के निर्देश के अंतर्गत हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 32 में लिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों के अधीन। इसके तहत न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है कि ग्रेट हिमालय यानी जिसे महान हिमालय भी कहते हैं, तो उसकी हाइट कितनी है? तो देखिए, महान हिमालय की अगर एवरेज हाइट औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो वो 6100 मीटर है। कितनी है महान हिमालय की एवरेज हाइट? 6100 मीटर। जबकि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है यानी महान हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई है अप्रॉक्स 8848 मीटर के पास। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है यानी 8850 मीटर। आप नियरेस्ट ऑप्शन को भी यहाँ पर मार सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जैक्ट बोलिएगा तो एग्जैक्ट काफ़ी कम टाइम में ही एग्जाम में दिए जाते हैं। तो नियरेस्ट ऑप्शन को यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जनजाति और वो पार्टिकुलर जनजाति किस पार्टिकुलर राज्य से बिलोंग करती है, तो वो बतलाना है। अगर थारू जनजाति की बात करें तो ये उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है। थारू, मुंडा बिहार की, कोल राजस्थान की। बट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भूटिया हो जाएगा, क्योंकि भूटिया उत्तर प्रदेश की जनजाति ना होकर सिक्किम तथा वेस्ट बंगाल की जनजाति है। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ऑप्शन बी इज करेक्ट, संपूर्ण मानव जाति का 17.5% इसकी जनसंख्या है। यानी अगर एरिया की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड के एरिया का भारत का एरिया कितना कैप्चर कर रहा है, तो 2.4%। बट अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो संपूर्ण मानव जाति का 17.5% भारत में निवास कर रहे हैं।
नेक्स्ट है कि रेगूर किसका नाम है, तो रेगूर मिट्टी का अन्य नाम काली मिट्टी भी है। इसे कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये जनरली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी। क्योंकि चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की जो कैपेसिटी रहती है वो सबसे अधिक रहती है। इस पर 50% से कम गाद, 50% तक मृत्तिका व बालू की कुछ अंश मौजूद रहते हैं चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन यानी अप्रॉक्स कितनी है? तो नवीनतम आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 200 से अधिक है, यानी ग्रेटर दैन 200। और लेंथ की बात करें तो लेंथ है 70,548 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH-44 है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ती है। और सबसे छोटा जो राजमार्ग है पूरे हिंदुस्तान का वो है NH-47A, जो एर्नाकुलम को कोची बंदरगाह से जोड़ती है। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता टू हजीरा। अगर कोलकाता की हजीरा से बात करें जो NH-6 है, इसकी लंबाई 1949 किलोमीटर है। वहीं अगर आगरा से मुंबई की बात करते हैं जो NH-3 है, उसकी लंबाई 1161 किलोमीटर है। चेन्नई टू थाने NH-4, इसकी लंबाई 1235 किलोमीटर है। और पुणे से मछलीपट्टनम जो NH-9 है, इसकी लंबाई मात्र 841 किलोमीटर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिडनी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। अगर कैनबरा की बात करते हैं तो यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की तथा रियाद सऊदी अरबिया की राजधानी है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है कितना? लगभग 2/3 पार्ट यानी 2/3 भाग। नेक्स्ट, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऑप्शन ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। देखिए, सदाबहार वर्षावन की अगर बात करें तो इसका विस्तार विषुवत रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यानी ब्राजील यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्फीति के साथ। 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। नेक्स्ट, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है। बताइए उस ब्याज को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, उसे उत्पादन अदायगी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायनियर किसको कहा जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में उदारीकरण वर्ष 1991 से माना जाता है। और जब 1991 की अगर बात करें तो उस समय भारत के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही थे, इसलिए उन्हें पायनियर के तौर पर जाना जाता है इंडियन इकोनॉमी का। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। और आर्टिकल 280 में वर्णित है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेंगे। नेक्स्ट है कि गिफन निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि
ऑप्शन बी गिफन माल घटिया भी अवश्य होगा। तो चलिए नेक्स्ट है कि बीमा बिना बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम है। ऑप्शन डी प्रचलन यानी फैशन में परिवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? ऑप्शन सी खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद ये अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा कपड़ा, जूते, गहने, संरक्षित खाद्य पदार्थ एक्सेट्रा वे अर्ध टिकाऊ वस्तुएं ही हैं जो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी मेहरगढ़ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ताम्रपाषाण युग का दूसरा नाम चालकोलिथिक युग भी है, क्योंकि चालकोलिथिक युग वैसे युग को कहते हैं, वैसी संस्कृति को कहते हैं जिस संस्कृति में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का भी प्रचलन मिलता है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा भूमि कर को एकत्रित किया जाता था? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर एग्रोनोमाई की बात करते हैं तो मौर्य काल में जिले के अधिकारी को एग्रोनोमाई कहते थे। सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। शुल्काध्यक्ष की अगर बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार को वसूलता था शुल्काध्यक्ष, और सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष को ही सीताध्यक्ष के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जो गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुई है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। उसी में ही संस्कृत लैंग्वेज में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिला है। तो चलिए आगे बढ़ रहे 57 की तरफ कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? ऑप्शन ए मुसलमान। देखिए, बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर एक्चुअल संस्थापक की बात करें, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, बट गुलाम वंश का एक्चुअल शासक किसे माना जाता है, यानी वास्तविक शासक, तब उसका आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, लाहौर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। चूंकि इल्तुतमिश के पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी संभाला तो उसने अपनी राजधानी, अभी जस्ट हुआ है कि लाहौर को स्थापित की, बट इल्तुतमिश आते ही लाहौर से वह अपनी राजधानी कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। और इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे सबसे पहले। नेक्स्ट है कि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था अकबर ने, उस जैन साधु का नाम क्या था? तो उसका नाम हरविजय सूरी था, जो अकबर के दरबार में कुल 2 वर्षों तक रहा था। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को भेजा था, और कैप्टन हॉकिंस को ही जहांगीर ने 400 का मनसब तथा खान की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम जो टीपू की राजधानी थी, वहाँ उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। जैकोबिन क्लब के अलावा उन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष भी लगाए थे। नेक्स्ट है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया था तथा उनकी हत्या का
प्रयास किया गया था। हालांकि प्रफुल्ल चाकी की अगर बात करते हैं तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद सुसाइड कर लिया फांसी लगाकर, इस डर से कि कहीं उन्हें सजा नहीं दे दी जाए, और खुद ही राम बोस को फाइनली कुछ टाइम बाद फांसी पर लटकाया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। तो ये किसानों से जुड़ा हुआ सत्याग्रह था, बिल्कुल सही है। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, यह भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी का सपोर्ट किया था, यह भी सही है। बट ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि यह प्रथम आंदोलन था जिसे मोहनदास करमचंद गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। जी नहीं, अगर 1917 के चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो यह पार्टिकुलर स्टेट बिहार का एक पार्टिकुलर जिला था चंपारण, वहीं किया गया था, ना कि ऑल ओवर इंडिया में। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को ही वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया गया है, और वेदों की ओर लौटो जो प्रमुख नारा है वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन ए, उसका नाम वारन हेस्टिंग्स था। क्योंकि वारन हेस्टिंग्स जब अपने गद्दी पर बैठता है, जब वो गवर्नर जनरल बनता है, तब वो अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्य करता है, जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस पर फाइनली तौर पर क्या चलाया गया था, तो महाभियोग। 1788 ईस्वी से लेकर 1795 ईस्वी तक उन पर महाभियोग चलाया गया। फाइनली ब्रिटिश संसद ने उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया और ऐसा कहा कि वारन हेस्टिंग्स जो भी अन्यायपूर्ण या निरंकुश कार्य किए थे वे साम्राज्य के हित को देखते हुए उन्होंने किया था। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रथम विधावध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, 52वां आसियान विदेशी मंत्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। ऑप्शन ए, बैंकॉक में। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी, कपिल देव को। नेक्स्ट, महिला अंतर्राष्ट्रीय T20 में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाला पहला क्रिकेटर कौन है। ऑप्शन सी, एलिस पेरी। नेक्स्ट, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के अकॉर्डिंग विश्व में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है। ऑप्शन डी, लंदन। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस शहर में ब्रिटिश कालीन भूमित बंकर को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया। ऑप्शन सी, मुंबई। नेक्स्ट, 2019 IBC इंटरनेशनल ऑनर फॉर एक्सीलेंस किसने जीता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंडी सर्किस ने। तो चलिए नेक्स्ट है कि बंगलुरु में भारत ने किस देश के साथ मिलकर इनोवेशन फॉर क्लीन एयर नामक पहल लॉन्च की। तो ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर। नेक्स्ट, अटल सामुदायिक नवोन्मेष केंद्र को किस शहर में लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहे कैफे डे के संस्थापन कौन थे। कैफे डे के संस्थापन कौन थे, तो ऑप्शन डी यानी वीजे सिद्धार्थ। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए, रवीश कुमार को। अगर बात की जाए कि कौन सा वो भारतीय थे जिन्हें पहला रैमन पुरस्कार दिया गया था, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो वो विनोबा भावे थे जिन्हें 1958 ईस्वी में दिया गया, विनोबा भावे को। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य के लिए काबिल की स्थापना की है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सामरिक खनिज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को किन राज्यों में पायलट बेसिन पर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सेव ग्रीन स्टे क्लीन नामक अभियान लॉन्च किया है। ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में घरेलू कनेक्शन पर 200 यूनिट निःशुल्क बिजली की घोषणा की है।
ऑप्शन ए अरविंद केजरीवाल ने। तो चलिए नेक्स्ट है कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शन बी शूटिंग के साथ। नेक्स्ट, टूल्स एंड वेपन्स द प्रॉमिस एंड द पेरिल ऑफ द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन सी ब्रैड स्मिथ तथा कैरोल एन ब्राउन। नेक्स्ट है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन डी भोपाल में। नेक्स्ट, विश्व स्तनपान सप्ताह 2019 की थीम क्या है? ऑप्शन ए माता पिता को सशक्त बनाना। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत में प्रथम टाइम रिलीज स्टडी का संचालन किया जा रहा है? ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, कोसी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए बिहार के कटिहार जिले में। नेक्स्ट, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी मासक एवं काकनी। नेक्स्ट, मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी बिहार शरीफ में। नेक्स्ट, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी भिखरी ठाकुर को। चूंकि आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर सर वन लाइनर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? ऑप्शन डी 10% बिक्री कर यहाँ पर लिया जाता था मौर्य काल के दौरान। नेक्स्ट है कि बिहार के युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? देखिए बिहार से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो प्रीलिम्स में हमेशा अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन, यहाँ पर अच्छे नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार से रिलेटेड, बिहार स्पेशल से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1931 ईस्वी में बिहार के युवाओं ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन की थी। नेक्स्ट है कि बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं? तो अगर ब्लॉक की बात करें यानी प्रखंड की तो वो 534 हैं, 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल हैं तथा 534 ब्लॉक यानी प्रखंड हैं। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो वह पार्टिकुलर प्लेस था सारनाथ। सारनाथ के ऋषि पुंज स्थान पर उन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म चक्र उपदेश सुनाया था महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट, मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? ऑप्शन डी ईरान के। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो ऑप्शन डी हर्यंक वंश के। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।